नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 45वीं कड़ी लेके उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका से 6 महीने के लिए भारत आने के बाद गांधी जी मुंबई पहुंचे थे और वहां तमाम प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात करके दक्षिण अफ्रीका में जो उनका संघर्ष था उसके लिए समर्थन मांगा था। उन्होंने जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी से भी मुलाकात की थी। तब वो उन्होंने कहा था कि मैं तो जस्टिस के पद पर हूँ, मैं बहुत मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप फिरोज शाह से मिले। और वही बदरुद्दीन तैयब जी जस्टिस जो है बाद में कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने वो। तो वो तमाम लोगों से मिलते रहे, फिरोज शाह से भी मिले और फिरोज शाह ने कहा कि एक सभा होनी चाहिए, सभा की तारीख तय होगी, उसके एक दिन पहले आप चले आइएगा। और उसके बाद गांधी जी अपने बीमार बहनोई को लेके राजकोट आ जाते हैं। राजकोट में वो बहनोई की सेवा में लग जाते हैं। बहनोई बचते नहीं हैं, उनका निधन हो जाता है और निधन के दूसरे दिन ही इनको मुंबई के लिए रवाना होना है। तो निधन के बाद वो बाकी और चीज़ छोड़ के वो सेवा तो उन्होंने एकदम पूरे मन से की थी। तो उसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं और सर फिरोज शाह के दफ्तर में शाम को 5 बजे मिलते हैं, जो उनकी आज्ञा थी कि सभा से एक दिन पहले मिलना है। तो वहाँ जाके दफ्तर में मिलते हैं और दफ्तर में वैसे ही भीड़ भाड़। मुंबई के शेर और मुंबई के बेताज बादशाह कहे जाते थे वो। तो डरते डरते गांधी जी गए, मिले वहाँ पर। तो उन्होंने पहला सवाल यही किया कि भाषण लिख के तैयार है तुम्हारा? तो इन्होंने कहा कि भाषण तो तैयार नहीं है मेरा, मैंने तो सोचा था कि ऐसे ही बोलूँगा मैं वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उस सभा का कोई लाभ उठाना है तो तुम्हारा भाषण लिखित होना चाहिए। बोलो आज रात में लिख लोगे? तो गांधी जी ने लिखा है कि वो कांपते कांपते उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लिख लूँगा। तो कितने बजे तक? तो गांधी जी ने कहा कि 11 बजे रात तक लिख लूँगा मैं। 11 बजे रात को आप भेजिए अपने मुंशी को। उन्होंने कहा कि कितने बजे मुंशी को भेजूँ? तो गांधी जी ने कहा कि 11 बजे रात में भेजिए। फिर वो 11 बजे रात में मुंशी जाता है, उनका भाषण नोट करता है। रात में ही वो छपाई हो जाती है, उनका भाषण छप जाता है। और दूसरे दिन सभा में एक वहाँ के इंस्टीट्यूट के हॉल में सभा थी और जब गांधी पहुँचे तो वहाँ देखा कि वो खचाखच भरा हुआ था। असल में फिरोज शाह जहाँ भी जाते थे उनको सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे और ख़ास करके युवा और विद्यार्थी ये उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। वहाँ पर जब गांधी खड़े हुए तो उन्होंने तो समझ लिया कि मेरी आवाज़ तो कोई सुन नहीं पाएगा। इतनी भीड़ और भीड़ भाड़ और शोरगुल भी थी ही, तरह तरह की आवाज़ें थी। तो उसमें पीछे तक हॉल भरा हुआ है, कौन सुनेगा मेरी आवाज़? फिर भी उन्होंने डरते डरते अपना भाषण शुरू किया, लेकिन वो आवाज़ जा नहीं रही थी पीछे तक। तो पीछे वाले कुछ आवाज़ करने लगे तो इधर से फिरोज शाह जो है वो लगातार उत्साहित कर रहे थे कि और ज़ोर से गांधी, और ज़ोर से पढ़िए। लेकिन वो जितना वो कहते इनकी आवाज़ तो और धीमी हो जाती, क्योंकि ये लगातार वहाँ पर राजकोट में अपने बहनोई की सेवा में थे और काफ़ी रात जागरण करना पड़ा था इनको। रात भर जाग के ये सेवा किए थे। बहुत थकावट थी इनको, इनका गला भी फंस गया था, भारी था। उस स्थिति में ये आए थे तो और एकदम निधन के दूसरे दिन में ही वहाँ से चल दिए थे। तो स्वस्थ भी पूरी तरह से नहीं थे, इनका भाषण वो जम नहीं रहा था। तब एक दूसरे वहाँ पर थे, वो देशपांडे थे, इनके मित्र थे। तो देशपांडे ने कहा कि लाइए मैं आपका भाषण पढ़ देता हूँ। केशव राव देशपांडे। उसके बाद केशव राव देशपांडे ने इनका भाषण ले लिया, लिखित भाषण, और वो पढ़ने लगे। लेकिन हॉल से आवाज़ आने लगी, वाच्छा वाच्छा वाच्छा। एक व्यक्ति थे, उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी। तो हॉल से आवाज़ आने लगी, वाच्छा वाच्छा। उसके बाद वाच्छा साहब भी अपनी कुर्सी से उठे और तब उन्होंने भाषण पढ़ना शुरू किया और फिर सचमुच में भाषण जम गया। भाषण से बहुत प्रभावित हुई वो सभा। वो कैसे कि जहाँ पर लानत भेजनी थी तो वहाँ पर सभा से में शेम शेम का नारा गूंज रहा था। तो इससे पता चल रहा था कि उनकी बात जो है वो लोगों को पसंद आ रही है। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की पूरी स्थिति उसमें थी।
तो वो सभा समाप्त हुई और फिरोज शाह को काफ़ी इनका भाषण पसंद आया और उस भाषण का असर ये हुआ कि 2 लोग दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गए। एक तो वो देशपांडे और एक पारसी सज्जन थे। हालांकि वो दोनों में से कोई जा नहीं सके। पारसी जो हैं वो गांधी जी ने लिखा है कि मैं उनका नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि वो सरकारी पद पर हैं। उनके सामने जब वो जाने को तैयार हुए तो एक समस्या आ गई कि आपको शादी करनी है या दक्षिण अफ्रीका जाना है, 2 में एक चुनना था। तो उन्होंने शादी करना तय किया, वो दक्षिण अफ्रीका जाने का ड्रॉप कर दिया उन्होंने, और देशपांडे भी विभिन्न कारणों से नहीं जा सके। तो गांधी जी वहाँ पर मुंबई में उसके बाद सभा के बाद में खोज करके तमाम पुराने मित्रों से मिल रहे थे और दक्षिण अफ्रीका के लिए समर्थन हासिल करना चाह रहे थे। तो उसी में से एक थे, लंदन में उनकी मुलाकात हुई थी, तो उनका नाम था पेस्तन जी पादशाह। तो वहाँ पर लंदन में ये पारसी होते हुए भी शाकाहारी थे और वहाँ शाकाहारी भोजनालय में इनसे मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने पेस्तन जी पादशाह को खोज निकाला और वो उस समय मुंबई हाई कोर्ट में मुख्य लेखक के पद पर कार्यरत थे। उनको खोज निकाला, उनके घर पहुँचे और उनको अपनी बात बताई। तो वो जो थे पेस्तन जी, तो वो उस समय वृहद गुजराती भाषा शब्दावली पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भारत में ही क्या कम समस्याएं हैं, भारत में ही अभी देखिए मैं विज्ञान के जो पारिभाषिक शब्द हैं उसका मैं गुजराती में पर्याय ढूंढ रहा हूँ, तो ये डिक्शनरी तैयार करनी है। ऐसे अनेक काम हैं। और गरीबी, भारत में जो गरीबी है वो क्या कम है? दक्षिण अफ्रीका में आप गरीबी की बात कर रहे हैं, भारत में भी तो गरीबी है। इसलिए भारत माता की सेवा करने के लिए, भारत की सेवा करने के लिए पहले तो यहीं रहना जरूरी है, यहाँ लड़ाई लड़नी जरूरी है। अगर हम भारत में अपनी सत्ता पा लेते हैं तो हम दक्षिण अफ्रीका की समस्या का भी समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो मैं तो आपका समर्थन नहीं करूँगा और न ही मैं दूसरे किसी को आपका समर्थन करने के लिए कहूँगा। मैं आपको दक्षिण अफ्रीका जाने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी और को आपका समर्थन करने के लिए नहीं कहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप भी भारत की सेवा यहीं रह के करिए, आप हिंदुस्तान की सेवा यहीं रह के करिए। तो गांधी जी को तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन गांधी जी लिखते हैं कि उनके प्रति आदर और बढ़ गया क्योंकि उनके भीतर देश प्रेम की भावना थी, हिंदुस्तान से प्रेम की भावना थी। यहाँ जो गरीबी है, यहाँ जो मुफलिसी है, यहाँ के लोगों की जो परेशानी है और यहाँ जो काम है, भारत में जो, हिंदुस्तान में जो काम है उसमें वो लगे हुए थे। तो इससे उनके प्रति आदर बढ़ गया। तो इस तरह से उन्होंने वो मुंबई में वो सभा की और फिर उसके जरिए भी बात गई। तो वो जो दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई थी उनकी, उसके लिए भारत में वो इस तरह से वो सभा कर के वो समर्थन जुटा रहे थे और ये उनकी पहली सभा थी मुंबई में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वो रुके नहीं, 6 महीना वो चाहते तो घर पर आराम से रह सकते थे, बच्चों के बीच पत्नी के साथ रह सकते थे, लेकिन देखिए गांधी को बहनोई को ले गए, उनकी सेवा में लग गए और फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए तो काम कर ही रहे हैं। और मुंबई की पहली सभा के बाद, ये तो पहली सभा है, उसके बाद उनका ये अभियान जारी रहता है। किस तरह से वो अब अगली सभा करते हैं पूना में, वो हम अगली कड़ी में बात करेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।